हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी एक नई वीडियो में क्लास 10th के लिए। ये फिजिक्स है जो आप लोगों को ठीक है बहुत 2026 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है जो बर्ण या बर्ण स्पेक्ट्रम होता है, यानी बर्नपेट या स्पेक्ट्रम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को याद होगा कि स्पेक्ट्रम यानी यहाँ पे देखिए कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप पर्दा पर 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। क्या होती है? एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। ठीक है, एक रंगीन पट्टी जो प्राप्त होती है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं। यानी प्रकाश यहाँ से सूर्य की किरणें से प्रकाश जो निकलती है और एक प्रिज्म होता है, इस प्रिज्म से जब ये श्वेत रंग बाहर यहाँ से निकलती है तो कितने रंगों में विभक्त होती है? 7 रंगों में ये विभक्त हो जाती है। ठीक है, और यही 7 रंग जो विभक्त होती है और इसी रंग को हम लोग क्या कहते हैं? यानी वर्णपट पर प्राप्त रंगों का क्रम इस प्रकार है कि पहले आता है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी एवं लाल। वर्णपट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कितने होते हैं? वर्णपट 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्णपट आप लोग याद रखेंगे कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप पर्दा पर जब 7 रंगों पर एक रंगीन पट्टी बनती है और उस रंगीन पट्टी में हमारे 7 रंग विभक्त हो जाते हैं। पहला बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी एवं लाल। और वर्णपट हमारे पास कितने होते हैं? 2 तरह के वर्णपट होते हैं। ठीक है, एक वर्णपट होता है शुद्ध और दूसरा होता है अशुद्ध वर्णपट होता है। ठीक है, ये तो याद रहेंगे कि शुद्ध वर्णपट और अशुद्ध वर्णपट। और शुद्ध वर्णपट में क्या होता है कि वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंगों स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। यानी कहने का अर्थ है यहाँ पे आप लोग को, ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि जब यहाँ पे कोई वर्णपट होगा, ठीक है, यानी कोई पट्टी होगी जिस पे 7 रंग क्या होंगे? आपस में दिखाई, यहाँ पे एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। ठीक है, और उसी रंगीन पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? शुद्ध वर्णपट कहते हैं। ठीक है, दूसरा है कि अशुद्ध वर्णपट होता है कि वह वर्णपट जिस पर एक रंग के दूसरे रंग पर आच्छादित यानी ओवरलैप हो जाते हैं, अशुद्ध वर्णपट कहलाते हैं। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जब दूसरा वर्णपट तैयार होता है, ठीक है, दूसरा वर्णपट तैयार होता है, तो दूसरा वर्णपट तैयार होने का कारण क्या होता है कि यहाँ पे एक पट्टी होती है और ये प्रिज्म से जब ये गुजरता है तो ये ऐसे गुजरता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करते हुए निकल जाता है और इसी ओवरलैपिंग को हम लोग क्या कहते हैं? अशुद्ध वर्णपट कहा जाता है। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नोट में आप लोग याद रख सकते हैं कि स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या होता है? विभिन्न रंगों के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है और अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का विचलन कम और तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की अपेक्षा कम होता है। विभिन्न रंग तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कांच में भिन्न भिन्न चाल से चलता है, जिससे प्रकाश का विचलन क्या होता है? अलग अलग होता है तथा वर्ण विक्षेपण घटित होता है जो स्पेक्ट्रम की क्या करता है? उत्पत्ति करता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि आगे है कि इंद्रधनुष क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इंद्रधनुष क्या होता है। ठीक है, इंद्रधनुष जो होता है कि वर्षा के पश्चात आकाश में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। और इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के परिक्षेपण क्रिया का परिमाण है और वायुमंडल में उपस्थित वर्षा की बूंदों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात विक्षेपित होने से इंद्रधनुष का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंद्रधनुष
किसके कारण होता है? तो आप लोग बता सकते हैं कि अपवर्तन के कारण या तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमारा क्या बनता है, हमारा इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है। यानी अर्थात कहने का मतलब है कि प्रकाश के अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा विक्षेपण के संयुक्त प्रभाव के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की किधर, विपरीत दिशा में क्या करता है, विपरीत दिशा में बनता है। और ये कैसे बनता है, एक वृत्त यानी हाफ वृत्त के चाप में बनता है, जो यहाँ पे दिखाया गया है कि सूर्य के प्रकाश से किरण जब ये वर्षा की बूंदों पे पड़ती है तो ये पूर्ण आंतरिक यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे एक इसी की दिशा में, विपरीत दिशा में क्या होता है, एक रेनबो यानी एक वृत्त बनता है और वो हाफ सर्किल होता है। कैसा होता है, हाफ सर्किल होता है, यानी चाप होता है वृत्त के। और जो होता है पहले जो ऊपर की तरफ दिखाई देगा वो लाल, और नीचे की तरफ जो होता है वो क्या होता है, बैगनी होता है। और यही हमारा इंद्रधनुष का निर्माण करता है। अब हम देख सकते हैं कि कभी कभी इंद्रधनुष दो तरह के देखने को मिलता है। पहला होता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष, और दूसरा क्या होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे है कि आप लोग का आगे इंद्रधनुष क्या है कि प्राथमिक इंद्रधनुष के बाहरी किनारे पर क्या होता है, लाल होता है। यानी एक इंद्रधनुष ऐसे बनेगा, ठीक है, और इंद्रधनुष बनने के और नीचे वाला जो सबसे नीचे की जो किनारे वाला भाग होगा ये से इंद्रधनुष, तो ये वाला बैंगनी होता है और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, इसमें प्राथमिक में लाल होता है। ठीक है, और वही आपका द्वितीयक इंद्रधनुष के बाहरी किनारे पर कौन सा रंग होता है, बैंगनी यानी वायोलेट होता है। यानी ये इंद्रधनुष इस टाइप के बनेगा। ठीक है, और ये वाला और नीचे वाला इंद्रधनुष में कैसा बनता है, इसमें बन जाएगा रेड कलर। ठीक है, द्वितीयक में नीचे वाला जो पोर्शन होगा वो कैसे बनेगा, तो लाल बनता है, और ऊपर वाला बैंगनी। और प्राथमिक इंद्रधनुष में कैसे बनेगा, तो ये आप लोग को प्राथमिक बनता है। देखिए यहाँ ठीक है, यहाँ पे प्राथमिक इंद्रधनुष है और ये वाला सेकेंडरी यानी द्वितीय इंद्रधनुष है। यानी यहाँ पे एक ये लाल वाला है, फर्स्ट ऊपर होगा, और इसमें नीचे वाला लाल होगा, और इसमें ऊपर वाला बैंगनी और इसमें नीचे वाला बैंगनी होता है। ठीक है, तो प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष ऐसे बनता है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस टॉपिक से जितने भी आप लोग पढ़े यहाँ से टॉपिक का क्वेश्चन। ठीक है, यानी वर्णपट कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 5 रंग, 6 रंग, 7 रंग और 8 रंग। ठीक है, अभी जो आप लोग देखें कि वर्णपट पे हमारे पास कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, यानी 7 रंग मिल के वर्णपट का एक निर्माण करता है। ठीक है, ये वर्णपट 7 रंगों का एक पट्टी होती है। ठीक है, कितने रंगों की, 7 रंगों की एक पट्टी होती है। ठीक है, यहाँ पे 7 रंगों की, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका। दूसरा है कि वर्णपट पर रंगों की सही क्रम है। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने देखा कि सही क्रम क्या होता है, याद रखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले जो वर्णपट पे प्राप्त रंग होता है वो कैसा होता है, बैंगनी होता है। ठीक है, कैसा होता है, बैंगनी होती है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल होता है। ठीक है, कह रहा है कि शुद्ध वर्णपट वह है जिसमें रंग आपस में मिल जाते हैं, जिसमें सभी रंग स्पष्ट दिखाई देते हैं, जिसमें केवल 3 रंग होते हैं, जिसमें केवल लाल और बैंगनी रंग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शुद्ध वर्णपट वह होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें सभी रंग स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, अगला है चौथा नंबर प्रश्न कि स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या होता है, तो प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की चाल, विभिन्न तरंग दैर्घ्य का भिन्न भिन्न विचलन, सूर्य की स्थिति।
तो ये आप लोग को स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी कि विभिन्न तरंग दैर्ध्य का भिन्न भिन्न विचलन का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव आंख की रेटिना पे कौन से तंतु रंगों को पहचानने के लिए पहचानते हैं? केवल क्षण, केवल शंकु, क्षण और शंकु दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को याद रखना है कि मानव की आंख की जो रेटिना होता है वो केवल कौन सा? शंकु होता है, जो ये हमारे रेटिना पर क्या करता है? तंतु को पहचानने का काम करता है। अगला 6 नंबर प्रश्न है कि जिन लोगों की आंख में कुछ शंकु नहीं होते हैं वे कहलाते हैं? तो दृष्टिहीन, बड़ाद, दूरदर्शी, निकटदर्शी। तो याद रखेंगे कि बड़ाद होता है जो ऑप्शन नंबर बी होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लाइंडनेस। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष के बनने का मुख्य कारण क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा विक्षेपण। केवल प्रकाश का विक्षेपण होता है। और ऑप्शन डी है आपका कि केवल सूर्य की किरणें होती है। ठीक है, तो आपका 7वां का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा विक्षेपण होता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्राथमिक इंद्रधनुष के बाहरी किनारे पर कौन सा रंग होता है? ठीक है, बाहरी प्राथमिक के ऑप्शन बताए हैं कि बाहरी का जो भाग होता है वो रेड होता है और अंदर वाला जो भाग होता है वो कैसा होता है? बैगनी होता है। ये वाला बैगनी होता है। ठीक है, ये बैगनी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यह है कि द्वितीयक इंद्रधनुष कैसा होता है? बहुत चमकीला और देर तक रहने वाला, धुंधला और जल्दी गायब होने वाला, केवल लाल रंग वाला, केवल नीला रंग वाला। तो धुंधला और जल्दी गायब होने वाला द्वितीयक रंग होता है। ये वाला आपका यहाँ पे हो जाएगा, धुंधला और जल्दी गायब होने वाला होता है। चलिए आगे देखते हैं हम प्रश्न आगे देखते हैं कि वर्षा की बूंद इंद्रधनुष बनाने में किसकी तरह कार्य करती है? लेंस, दर्पण, प्रिज्म, स्लिट की तरह। किसके तरह काम करती है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो स्लिट की तरह कार्य करती है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी आप लोगों को वर्णपट से जितने भी यानी स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम के टॉपिक से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे बताया। और ये आप लोग को एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। यानी इंद्रधनुष का बढ़ने का कारण किससे बनता है, ये सारे सवाल आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है। आप लोग को एग्जाम में ये भी पूछा है कि प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा देखने को आप लोग को मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं बाबू आप लोगों को वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, क्या देखते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग वायुमंडलीय बहुत तरह से देख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। यानी कहने का अर्थ होता है कि जब ये पहला माध्यम और ये दूसरा माध्यम, तो ये यहाँ से क्या होता है? ये यहाँ पर क्या होता है? ये झुक जाता है। ठीक है, अविलंब की ओर झुक जाता है। और जब हमें कहा जाता है यहाँ पे कि अर्थात जब प्रकाश की किरण प्रकाशतः सघन माध्यम यानी ऑप्टिकली यानी डेंसेंटर मीडियम से प्रकाशतः विरल माध्यम में यानी ऑप्टिकली रेयर मीडियम में अथवा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कि जब भी कोई प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, यानी सघन से विरल और विरल से सघन करती है, तो उस टाइम में प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। क्या होता है? उस टाइम में प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। ठीक है, कि वायुमंडल में विभिन्न घनत्व वाली विभिन्न परतों के बने हैं। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो उन परतों का घनत्व क्या होता है? घटता जाता है। याद रखेंगे, यहाँ पे पृथ्वी से हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं
तो हमारा घनत्व क्या होता है बाबू, घट जाता है। यानी घनत्व क्या होता है, घट जाता है। और घट जाने के कारण पृथ्वी की सतह के सबसे नजदीक वाली परत का घनत्व सबसे अधिक होता है। यानी पृथ्वी के जो पास में जो रहता है, ठीक है, परत, उसका घनत्व क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। और धीरे धीरे हम जब ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल यानी ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाता है, जिसके कारण उसका घनत्व भी क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। ठीक है। और इसीलिए पृथ्वी के सबसे नजदीक वाली सतह को प्रकाशतः सघन माध्यम एवं पृथ्वी की सतह से दूर वाली माध्यम को प्रकाशतः विरल माध्यम माना जाता है। ये याद रखिएगा कि पृथ्वी के जितने भी नजदीक होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, सघन माध्यम। और पृथ्वी से जितने भी दूर होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विरल माध्यम माना जाता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना आप लोग को। ठीक है, तो लाइक शेयर करते रहिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि वायुमंडल में घटने वाली प्रकाश के अपवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल अपवर्तन कहते हैं, यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि वायुमंडल में घटने वाली प्रकाश के अपवर्तन को ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि वायुमंडल में घटने वाली प्रकाश के अपवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। और वायुमंडलीय अपवर्तन विभिन्न परिघटनाओं को जन्म देती है, जिनमें प्रमुख परिघटना इस प्रकार वर्णित किया जाता है। पहला है कि तारों का टिमटिमाना, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, तारे की आभासी स्थिति। ये सारे क्वेश्चन आप लोग को 2 मार्क्स में देखने को आता है। ठीक है, ये आप लोग को 2 मार्क्स क्वेश्चन देखने के मिलता है। इसीलिए आप लोग यहाँ से आप लोग वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है, तारों का टिमटिमाना, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, तारे की आभासी स्थिति जो होती है वो क्या होती है, हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। ठीक है, यहाँ पे तारों का टिमटिमाने का हम थोड़ा एक बार वर्णन कर देते हैं कि रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे से निकलने वाला प्रकाश क्रमिक रूप से बढ़ता घटता रहता है। क्या होता है, बढ़ता घटता रहता है। और आंख तक पहुंचने वाली तारे से निकलने वाला प्रकाश बढ़ता है तो तारा चमकीला प्रतीत होता है, लेकिन जब उसी तारे का प्रकाश घटता है तो तारा कैसा हो जाता है, यानी धुंधला यानी डिम दिखाई पड़ता है। इस तरह बार बार तारे का चमकीला या धुंधला दिखाई देना ही तारे का टिमटिमाना कहलाता है। ठीक है, तारे का टिमटिमाना कहलाता है। याद रखिएगा कि तारे से निकलने वाली प्रकाश हमारी आंख तक जब पहुंचती है तो वो कैसा होता है, चमकीला प्रतीत होती है। ठीक है, वो चमकीला प्रतीत होती है। और जब वही प्रकाश हमारी आंख तक नहीं पहुंचती है तो वो धुंधला दिखाई देती है। और धुंधला दिखाई देने के कारण हमें ये समझ में आता है कि तारा आकाश में क्या हो रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। तो टिमटिमाने का कारण किसका काम है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण होता है। ठीक है, समझ गए लो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग इस सभी को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है आपका इसी का टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पर कि अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। ठीक है, मतलब आगे सूर्योदय और मतलब विलंबित सूर्योदय, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए ध्यान से कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्य वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है, जबकि वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देते रहता है। ठीक है, कहने का अर्थ है कि उगने से पहले 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। जब सूर्य क्षितिज यानी होरिजन के नीचे रहता है तो वायुमंडलीय अपवर्तन यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण वह अपनी वास्तविक स्थिति से क्या होता है, ऊपर दिखाई देने लगता है, तथा यह लगभग 2 मिनट पहले ही क्या होता है, रहता है। ये कितने मिनट पहले रहता है, 2 मिनट पहले रहता है। और इसी तरह सूर्यास्त तब माना जाता है जब सूर्य शाम में क्षितिज के नीचे चला जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्षितिज के नीचे स्थित सूर्य के प्रकाश की किरणों
हमारे आँख तक पहुंचती है और ये किरणें क्षितिज के ऊपर स्थित सूर्य के आभासी स्थिति से क्या होती आती प्रतीत होती। इसीलिए हम लोग सूर्य के अस्त होने के बाद भी कुछ देर लगभग 2 मिनट तक सूर्य को देख पाते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि इस तरह दिन की आभासी लंबाई लगभग कितना मिनट बढ़ जाती है, 4 मिनट बढ़ जाती है। कितना मिनट, 4 मिनट बढ़ जाती है। ठीक है, और वही क्वेश्चन आपका है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी यानी अंडाकार प्रतीत होती है, लेकिन दोपहर में वृत्तीय दिखाई देती है। ठीक है, ये आप लोग देखे होंगे कि जब सूर्य यानी यहाँ पे रहता है और यहाँ पे रहता है तो ये कैसा दिखाई देता है, चक्रिका चपटी अंडाकार जैसा दिखता है। लेकिन जब यहाँ पे ये पूरे मीडियम यानी बीच में रहता है तो कैसा दिखाई देता है, वृत्त की तरह दिखाई देता है। और ये कारण किसका होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपका यहाँ से बन रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, कि वायुमंडल की परतें ऊपर जाने पर कैसी हो जाती है, घनत्व बढ़ता है, घनत्व घटता है, घनत्व समान रहता है, इसमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, अभी हमने बताया कि जब भी हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं यानी वायुमंडल से ऊपर जाते हैं तो घनत्व क्या होता है बाबू, घट जाता है। क्या होता है, घनत्व घट जाता है। ठीक है, घनत्व क्या होता है बाबू, घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि वायुमंडलीय अपवर्तन किस कारण से होता है, पृथ्वी के घूर्णन से, सूर्य की स्थिति से, वायुमंडल के विभिन्न घनत्व परतों से, बादलों से होता है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए, जल्दी से आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, आप लोग जल्दी से दे सकते हैं इसका कमेंट में आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग को वायुमंडल की विभिन्न घनत्व परतों के कारण वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि तारे टिमटिमाते हैं क्यों, उनकी चमक अलग अलग होती है, वे छोटे होते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वे बहुत दूर होते हैं। क्या होते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते नजर आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, क्योंकि वे पास होते हैं और बड़े दिखाई देते हैं, उनका प्रकाश अधिक होता है, अनेक बिंदु स्रोतों का औसत परिवर्तन शून्य होता है, उपयुक्त में सभी। ठीक है, तो ये आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय देर से होता है, समय पर होता है, वास्तविक से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देते हैं और वास्तविक के लगभग 2 मिनट बाद दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी वास्तविक से लगभग 2 मिनट बाद दिखाई देता है। क्या देता है, 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है या 2 मिनट पहले दिखाई देता है। जरा इसका यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है। चलिए यहाँ पे थोड़ा इसका क्वेश्चन का देखिए, यहाँ पे दे रहा है कि अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देने लगता है तथा यह समय 2 मिनट पहले ही रहता है। कैसे रहता है, वास्तविक से 2 मिनट पहले, और यहाँ पे सूर्योदय अस्त होने के बाद 2 मिनट बाद तक सूर्य को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर कि वास्तविक से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अब है कि सूर्यास्त वास्तविक के कितने समय बाद दिखाई देता है, वास्तविक के समय लगभग 2 मिनट बाद। ठीक है, कितना, लगभग 2 मिनट बाद दिखाई देते हैं। ठीक है, अब है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिन की आभासी लंबाई कितनी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है, आभासी लंबाई कितनी बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर 4 यानी सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 मिनट की वास्तविक लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 8वां नंबर की सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय
सूर्य की चक्रिका कैसी प्रतीत होती है? गोलाकार, चपटी, अंडाकार, चौकोर, त्रिकोणीय। ठीक है, तो जब सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य चक्रिका जो प्रतीत होती है वो ऑप्शन नंबर बी है, चपटी और अंडाकार होती है। ठीक है, क्वेश्चन 9 नंबर है कि दोपहर में सूर्य वृत्तीय क्यों दिखता है? दोपहर में सूर्य वृत्तीय क्यों दिखता है? सूर्य के पास होता है, प्रकाश लंबवतः वायुमंडल में प्रवेश करता है, ग्रहण का प्रभाव होता है, आकाश साफ होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि प्रकाश लंबवतः वायुमंडल में क्या करता है, प्रवेश करता है। जब प्रकाश यहाँ पे, जब देखिए सूर्य यहाँ पे लंबवतः आता है तो ये सीधा कैसे हो जाता है, वृत्तीय दिखाई देने लगता है। ठीक है, और यहाँ रहता है, यहाँ पे वायुमंडल के पास में, तो ये कैसा दिखाई देता है, अंडाकार, और ये चपटी दिखाई देता है। तो याद रखिएगा कि माध्यम यानी बीच में रहता है पूरे लगभग 12 बजे के टाइम में। ठीक है, तो ये लगभग आपको कैसे दिखाई देता है, ये गोलाकार वृत्तीय दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या है, 10 नंबर है कि तारे की आवासीय स्थिति किसके कारण बनती है? पृथ्वी का घूर्णन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ग्रहों की स्थिति के कारण। किसके कारण बढ़ती है? तो आप लोग इसका जवाब आप लोग किस में बताएंगे? कमेंट में आप लोग बताएंगे। ठीक है, इसका जवाब आप लोग किस में बताएं? कमेंट में बताएं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का हमारे इस वीडियो में जुड़ने के लिए।